लगभग इसी समय 1494 में टोरडेसिलस की संधि के बाद दुनिया को दो भागों में विभाजित करने के बाद स्पेनवासी स्पाइस द्वीप समूह के लिए एक नया मार्ग खोजने की कोशिश में लगे हुए थे। इस संधि के लिए विभाजन रेखा अटलांटिक महासागर से होकर गुजरी और स्पेन को रेखा के पश्चिम की भूमि मिली, जिसमें अमेरिका भी शामिल था। हालांकि ब्राजील पुर्तगाल को मिला और रेखा के पूर्व में स्थित सभी भूमि, जिसमें भारत और अफ्रीका का पूर्वी आधा भाग भी शामिल था। अपने पूर्ववर्ती कोलंबस की तरह मैगेलन का मानना था कि स्पाइस द्वीप तक नई दुनिया से पश्चिम की ओर नौकायन करके पहुंचा जा सकता है। उन्होंने पुर्तगाली राजा मैनुअल आई के सामने यह विचार रखा, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। समर्थन की तलाश में मैगेलन ने अपनी योजना को स्पेनिश राजा के साथ साझा किया। 22 मार्च 1518 को चार्ल्स प्रथम को मैगेलन ने राजी कर लिया और उसे पश्चिम की ओर नौकायन करके स्पाइस द्वीप समूह तक पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए एक बड़ी धनराशि प्रदान की, जिससे स्पेन को इस क्षेत्र पर नियंत्रण मिल गया, क्योंकि यह क्षेत्र वास्तव में अटलांटिक महासागर को विभाजित करने वाली रेखा के पश्चिम में स्थित था। इस उदार धनराशि का उपयोग करते हुए मैगेलन ने सितंबर 1519 में 5 जहाजों कॉन्सेप्शन, सैन एंटोनियो, सैंटियागो, त्रिनिदाद और विक्टोरिया और 270 लोगों के साथ स्पाइस द्वीप समूह की ओर पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। चूंकि मैगेलन एक पुर्तगाली खोजकर्ता था जो स्पेनिश बेड़े का प्रभारी था, इसलिए पश्चिम की ओर यात्रा का प्रारंभिक भाग समस्याओं से भरा हुआ था। अभियान में जहाजों पर सवार कई स्पेनिश कप्तानों ने उसे मारने की साजिश रची, लेकिन उनकी कोई भी योजना सफल नहीं हुई। इनमें से कई विद्रोहियों को बंदी बना लिया गया और या मार डाला गया। इसके अलावा मैगेलन को पुर्तगाली क्षेत्र से बचना पड़ा, क्योंकि वह स्पेन के लिए नौकायन कर रहा था। अटलांटिक महासागर में कई महीनों तक नौकायन करने के बाद बेड़े ने 13 दिसंबर 1519 को अपनी आपूर्ति को फिर से भरने के लिए आज के रियो डी जेनेरो में लंगर डाला। वहां से वे प्रशांत महासागर में जाने का रास्ता तलाशते हुए दक्षिण अमेरिका के तट पर चले गए। हालांकि जैसे जैसे वे दक्षिण की ओर आगे बढ़े, मौसम खराब होता गया, इसलिए चालक दल ने सर्दियों का इंतजार करने के लिए पैटागोनिया, दक्षिणी दक्षिण अमेरिका में लंगर डाला। जैसे ही वसंत में मौसम सुहाना होने लगा, मैगेलन ने सैंटियागो को प्रशांत महासागर तक जाने का रास्ता तलाशने के लिए एक मिशन पर भेजा। मई में जहाज बर्बाद हो गया और अगस्त 1520 तक बेड़ा फिर से आगे नहीं बढ़ पाया। फिर महीनों तक इलाके की खोजबीन करने के बाद बाकी 4 जहाजों को अक्टूबर में एक जलद भूमध्य मिला और वे उसमें से होकर निकल पड़े। यात्रा के इस हिस्से में 38 दिन लगे उन्हें सैन एंटोनियो, क्योंकि उसके चालक दल ने अभियान को छोड़ने का फैसला किया था और बड़ी मात्रा में आपूर्ति की कीमत चुकानी पड़ी। फिर भी नवंबर के अंत में बाकी 3 जहाज उस जगह से निकल गए जिसे मैगेलन ने ऑल सेंट्स की जलद भूमध्य नाम दिया था और प्रशांत महासागर में चले गए। यहाँ से मैगेलन ने गलती से सोचा कि स्पाइस द्वीप तक पहुँचने में सिर्फ कुछ दिन लगेंगे, जबकि इसके लिए 4 महीने लगे, जिस दौरान उनके दल को बहुत कष्ट सहना पड़ा। वे भूखे मरने लगे क्योंकि उनके भोजन की आपूर्ति समाप्त हो गई, उनका पानी सड़ गया और कई लोगों को स्कर्वी हो गया। जनवरी 1521 में चालक दल मछली और समुद्री पक्षियों को खाने के लिए पास के एक द्वीप पर रुकने में सक्षम था, लेकिन मार्च तक उनकी आपूर्ति पर्याप्त रूप से पुनः नहीं हो पाई थी जब वे गुआम में रुके। 28 मार्च को वे फिलीपींस पहुंचे और सेबू द्वीप के एक आदिवासी राजा हुमाबोन से दोस्ती की। राजा के साथ समय बिताने के बाद मैगेलन और उसके दल को मैक्टन द्वीप पर अपने दुश्मन लापुलापू को मारने में जनजाति की मदद करने के लिए राजी किया गया। 27 अप्रैल 1521 को मैगेलन ने मैक्टन की लड़ाई में भाग लिया और लापुलापू की सेना द्वारा मारा गया। सेबेस्टियन डेल कैनो ने कॉन्सेप्शन को जला दिया ताकि स्थानीय लोग इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ न कर सकें, और 2 बचे हुए जहाजों और 117 चालक दल के सदस्यों को अपने कब्जे में ले लिया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक जहाज स्पेन वापस आ जाए, त्रिनिदाद पूर्व की ओर चला गया जबकि विक्टोरिया पश्चिम की ओर बढ़ता रहा। त्रिनिदाद को वापसी यात्रा में पुर्तगालियों ने जब्त कर लिया, लेकिन 6 सितंबर 1522 को विक्टोरिया और उसके केवल 18 जीवित चालक दल के सदस्य पृथ्वी की पहली परिक्रमा पूरी करते हुए स्पेन लौट आए। हालांकि मैगेलन की मृत्यु यात्रा पूरी होने से पहले ही हो गई थी, लेकिन उन्हें अक्सर पृथ्वी की पहली परिक्रमा का श्रेय दिया जाता है क्योंकि उन्होंने यात्रा का नेतृत्व किया था। उन्होंने वह भी खोजा जिसे अब मैगेलन जलद भूमध्य कहा जाता है, और उन्होंने प्रशांत महासागर और दक्षिण अमेरिका के टिएरा डेल फ्यूगो दोनों का नाम रखा। अंतरिक्ष में मैगेलैनिक बादलों का नाम भी उनके नाम पर रखा गया था, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में नौकायन करते समय उनके चालक दल ने उन्हें सबसे पहले देखा था। हालांकि
भूगोल के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैगेलन को पृथ्वी की पूरी सीमा का एहसास था, कुछ ऐसा जिसने बाद में भौगोलिक अन्वेषण के विकास और आज की दुनिया के परिणामस्वरूप ज्ञान में महत्वपूर्ण रूप से सहायता की।